तो चलो बच्चों, आज हम पुनः सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का अध्ययन करने जा रहे हैं। जो हमारा सामाजिक विज्ञान का ये अध्याय कौन सा है? अध्याय नंबर 8, जिसका क्या नाम है? बाजार में एक कमीज। इसको एक बार इस पूरे पाठ को, जो हमने 3 भाग इस पूरे पाठ के पढ़े, उसको एक बार पुनः याद कर लेते हैं, ताकि जब प्रश्न हल करेंगे हम, तब आपका जो पूरी रील वापस आपके दिमाग में घूम जाएगी कि हाँ, इसका ये उत्तर हो सकता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था? कुरनूल में एक किसान। उसमें हमने किसकी कहानी पढ़ी थी? स्वप्ना की कहानी पढ़ी कि स्वप्ना ने किस प्रकार से रुई बोई, किस प्रकार से व्यापारी से ऋण लिया और किस प्रकार से उसने अपनी रुई को बेचा उसी व्यापारी को, और किस प्रकार से उस व्यापारी ने उसको बहुत ही कम मूल्य दिया और साथ में ब्याज के पैसे भी काट लिए। तो हमने उसके अंतर्गत ये पढ़ा। साथ में उसी भाग में हमने क्या पढ़ा था? उसी भाग में हमने पढ़ा इरोड़ के बाज़ार। भाई, इरोड़ के बाज़ार में किस प्रकार से तैयार होकर कपड़ा आता है बुनकरों द्वारा। जब उनको बुनकरों को क्या दिया जाता है? व्यापारी द्वारा सूत दिया जाता है, और सूत से कपड़ा तैयार करके बुनकर वापस व्यापारी को देते हैं। इस तरह से इरोड़ में है ना, जो कपड़ों का बाज़ार है इरोड़, जो तमिलनाडु का एक ज़िला है, और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यापारी कपड़ा खरीदने आते हैं। उसी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था? उसी के अंतर्गत हमने पढ़ा दादन व्यवस्था। दादन व्यवस्था भी क्या थी? बुनकरों की एक व्यवस्था थी, कपड़ा तैयार करके और वापस व्यापारी को प्रदान करने की। उसी के अंतर्गत भी यही था। भाग 2 में हमने क्या पढ़ा था? भाग 2 में हमने पढ़ा कारखाना व निर्यात। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि दिल्ली की एक इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में विभिन्न मजदूर काम करते हैं और कमीज़ें तैयार करते हैं, लेकिन उनको अलग अलग श्रेणी के काम करने के किस प्रकार से बहुत ही कम मूल्य दिया जा रहा था। उसके बाद में हमने संयुक्त राज्य अमेरिका की है ना, जो वो कमीज़ का उसका उदाहरण लिया। उसमें देखा कि लागत मूल्य तो वहाँ पर कितना था? 900 रुपये, और 900 रुपये वहाँ पर उस दुकानदार को लाभ हुआ। तो इस प्रकार से हमने उसके अंतर्गत पढ़ा। फिर तीसरे भाग के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? बाज़ार में लाभ व समानता, कि बाज़ार में लाभ किस किस को हुआ। बाज़ार में जो एक कमीज़ है, कमीज़ बनकर जो वहाँ पर उपभोक्ता को मिली, दुकानदार ने उसको बेचा, वहाँ तक उस प्रक्रिया में जुटे हुए सभी लोगों के द्वारा जो मेहनत की गई कमीज़ तैयार करने में, कुरनूल की स्वप्ना से लेकर वहाँ कारखानों के मज़दूरों तक, तब वहाँ पर किन किन लोगों को लाभ हुआ, तो उसके बारे में हमने पढ़ा, विस्तार से चर्चा भी की। आज हम इस पूरे पाठ के बाज़ार में एक कमीज़ के क्या करेंगे? जो ये भाग 4 है, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हल करेंगे। अब मैंने आपको पुनः एक बार बता दिया, पूरे पाठ को रिवाइज करा दिया कि किस प्रकार से उस जो 3 भाग के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो चलो हम इसके करते हैं प्रश्न उत्तर। तो देखते हैं प्रथम प्रश्न पहले पढ़ते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और साथ में नोट भी कीजिएगा। स्वप्ना ने अपनी रुई के बाज़ार में रुई के बाज़ार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? कि भाई, स्वप्ना ने अपनी रुई के बाज़ार में नहीं बेचकर उसी व्यापारी को क्यों बेच दी? आपने स्वप्ना की कहानी सुनी थी ना, भाग 1 में, हमने इसी अध्याय के भाग 1 में। तो क्यों बेची वापस व्यापारी को? क्योंकि व्यापारी ने स्वप्ना के पास क्या, स्वप्ना एक छोटी किसान थी और गरीब थी, तो उसके पास इतने संसाधन के बहुत सारे संसाधन होते हैं कि खेती करने के लिए बहुत सारा निवेश करना पड़ता है। तो स्वप्ना के पास इतने रुपए नहीं थे। तब स्वप्ना ने क्या किया? उससे उधार लेकर आई, व्यापारी से कुछ रुपए उधार लिए। कितने रुपए लिए थे? 2500 रुपये। और व्यापारी ने उसको इस आधार पर ही रुपए दिए, इस शर्त पर ही रुपए दिए कि जब स्वप्ना तेरी फसल पककर तैयार हो जाएगी ना, रुई तक पककर तैयार हो जाएगी, तब ये फसल मेरे को ही बेचेगी। इस वजह से स्वप्ना को रुई के बाज़ार में रुई न बेचकर किसको बेचना पड़ा? व्यापारी को बेचना पड़ा। इसमें यही लिखा हुआ है कि स्वप्ना एक गरीब किसान है, जिसके पास कम ज़मीन है, और साथ में उसमें बोने के लिए उसके पास न तो आवश्यक खाद है, न बीज है।
अब खाद बीज खरीदने के लिए हमें दुकान के पास में जाना पड़ता है, दुकान से ख़रीदारी करनी पड़ती है और उसके लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो स्वप्ना तो गरीब है, उसके पास पैसे थे नहीं। तब वह क्या हुआ, गांव के जो व्यापारी है उससे क्या लिया, उसने ऋण लिया और कुछ पैसे वो ऋण के रूप में क्या लेती है, उधार लेती है उस व्यापारी से। व्यापारी शर्त उसको किस ऋण पर देता है कि फसल पकने पर रुई उसे ही बेचेगी। इस प्रकार इस शर्त को पूरा करने की बाध्यता और मजबूरीवश स्वप्ना को अपनी रुई के बाज़ार में नहीं बेचकर कहाँ बेचना पड़ा, उसी स्थानीय व्यापारी को बेचना पड़ा। समझ में आ गया आपका बिल्कुल स्पष्ट रूप से। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन करो। हमने वहाँ पर किसका उदाहरण लिया था, दिल्ली में जो एक कारखाना था, इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री थी, उसमें जो कारखानों में जो मज़दूर काम कर रहे थे उसके अंतर्गत ही इस प्रश्न का क्या देंगे, हम उत्तर देंगे कि जो वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मज़दूरों के हालात कैसे थे और उन्हें किस प्रकार से मजदूरी दी जा रही थी, उनके अलग अलग कौशल के प्रकार से। तो इसी उत्तर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पुनः याद तो आ ही गया होगा कि वहाँ पर किस प्रकार से कम मूल्य दिया जा रहा था मज़दूरों को। तो चलो एक बार इसको पुनः पढ़ लेते हैं हम। वस्त्र निर्यातक में काम करने वाले मज़दूरों को बहुत ही कम मजदूरी दी जा रही थी। हमने देखा था वहाँ पे बहुत कम मजदूरी दी जा रही थी, जबकि वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, बहुत देर तक उनसे काम करवाया जाता था और महिलाओं को सहायक कामों में रखा जाता था, जैसे बटन लगाना, इस्त्री करना, धागे काटना आदि। अब बहुत ही कम मूल्य उनको दिया जा रहा था, साथ में महिलाओं को भी सहयोग के रूप में लगा रखा था उस कारखाने में और उनको अस्थायी रूप से रखते थे वो। और स्त्रियों को इससे क्या काम होते थे, ये ही होते थे, इस्त्री करना, बटन लगाना, धागे काटना, ये सब। और महिलाओं को इस काम के लिए वो बहुत ही कम मूल्य दिया जा रहा था। कुछ मज़दूरों के भुगतान से इसको समझ सकते हैं। कुछ मज़दूरों के जो वहाँ पर भुगतान हो रहा था उसके आधार पर इसको समझते हैं कि वहाँ पर कितना मूल्य किस किस काम के दिए जा रहे हैं। तो चलो देखते हैं उसको। जैसे दर्जी है, दर्जी को कितने रुपए महीना दिया जा रहा था, 3000 रुपये महीना। और इस्त्री करने वाली महिलाओं को क्या दिया जा रहा था, प्रति पीस, प्रति का मतलब एक पीस का ओनली 1.5 रुपये। और जो कपड़ों की जांच करता था उस व्यक्ति या महिला को कितने रुपए, 2000 रुपये प्रति माह। धागे काटने वाले या बटन लगाने वाले को 1500 रुपये प्रति माह। अब आप इस जो मूल्यों की ये सूची है अलग अलग काम करने वाले लोगों की, उसके आधार पर आप ये देख सकते हो कि कितना कम मूल्य दिया जाता था उस कारखाने में। इस प्रकार विभिन्न मज़दूरों के दरों के आधार पर हम देखा कि मज़दूरों को उनके काम का उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी। मज़दूरों को 12-12 घंटे भी काम करते फिर भी इतना कम मूल्य उनको दिया जाता था। इस प्रकार यहाँ मज़दूरों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अन्याय किया जा रहा है। तो हमने समझा इसको कि वहाँ पर किस प्रकार मज़दूरों के हालात कैसे थे कारखाने में, और उनकी मज़दूरी के प्रकार जाने हमने कि उनकी मज़दूरी किस प्रकार से यहाँ पर तय की जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब वो ऐसी चीज़ कौन सी हो सकती है, चीनी भी हो सकती है, चाय भी हो सकती है, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। अब इन पर आपको चर्चा करना है और फिर यह वस्तु बाज़ारों में किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच करते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी। अब यह जो वस्तु है कोई सी भी इनमें से, चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल, इनमें से भी किसी भी एक चीज़ को आप ले लीजिए और उस चीज़ का कच्चे माल से उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने तक कैसे कैसे लोग उससे जुड़ते हैं, किन किन लोगों को वहाँ लाभ हो रहा है, इसका सारा विवरण आपको देना है। जैसे आप यहाँ पर जो स्वप्ना थी ना, जो रुई का उत्पादन किया, उसका उदाहरण भी यहाँ पे दे सकते हो। जब हम बाज़ार में जब एक कमीज़ खरीदते हैं तो यहाँ कमीज़ का उदाहरण भी ले सकते हो आप कि जब कमीज़ हमारे पास आती है तो वो स्वप्ना से स्टार्ट होकर कहाँ तक, दुकान तक, उसमें कौन कौन से लोग जुड़ते हैं। स्वप्ना जुड़ी, उसके बाद में बुनकर, फिर व्यापारी, फिर
व्यापारी के बाद में कारखाना मालिक, फिर निर्यातक और फिर दुकानदार और फिर उपभोक्ता। देखो कितने सारे लोग जुड़ गए ना। तो इस जुड़ने के दौरान जो जो काम हुआ और जिनको क्या क्या लाभ हुआ, किसको ज़्यादा लाभ हुआ, किसको कम लाभ हुआ, उसके बारे में हम ये सारा विवरण लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक चाय का उदाहरण दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप चाय का, इसमें क्या लिखा हुआ है, आदि कुछ भी। अब यहाँ पर आप कमीज़ का भी उदाहरण ले सकते हो। अब कमीज़ की कहानी तो हमने पढ़ी है कि भाई उसमें कौन कौन से लोग जुड़े, किस किस प्रकार से लाभ हुआ। तो यहाँ आप कमीज़ का भी इसका उत्तर दे सकते हो। मैंने चाय का लिया है तो उस चाय का देखते हैं क्या होता है। चाय पैदा होने के बाद में बिकने तक उसमें कौन कौन से लोग जुड़ते हैं। जैसे चाय बागानों में उगाई जाती है, वहाँ पर जो चाय के किसान है, जो मज़दूरों के द्वारा चाय पत्ती तुड़वाते हैं या परिवार सहित खुद तोड़ते हैं। फिर उस चाय पत्ती को कहाँ बेचा जाता है, बाज़ार में बेचा जाता है, जहाँ व्यापारी इनको उचित मूल्य भी उसको नहीं देते हैं। फिर वो व्यापारी उस चाय को बड़े पैमाने पर ख़रीदते हैं, फिर कहाँ देते हैं, वो कारखानों में देते हैं। और कारखानों में मज़दूरों द्वारा और मशीनों द्वारा वहाँ पर उस चाय पत्ती को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है और फिर उसकी पैकिंग की जाती है। फिर कारखानों द्वारा वो चाय पत्ती किसको बेची जाती है, थोक व्यापारी को। किसको बेची जाती है, थोक व्यापारी को। और थोक व्यापारी फिर उस चाय पत्ती को किसको बेचता है, खुदरा व्यापारी या फुटकर व्यापारी को बेचता है। अब खुदरा व्यापारी कौन होते हैं, हमने मोहल्ले की दुकान पढ़ी ना, साप्ताहिक बाज़ार भी पढ़ा, मोहल्ले की दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, इन सभी में ये इन सब को क्या कहते हैं, खुदरा व्यापारी कहते हैं, फुटकर व्यापारी कहते हैं। इन्हीं के पास हम जाकर क्या खरीदते हैं, चाय खरीदते हैं। इस बाज़ार श्रृंखला में जिन लोगों का योगदान रहता है वो है किसान, मज़दूर, कारखाना मालिक, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और अंत में उपभोक्ता। अब यहाँ पर हमने वो पूरी प्रोसेस जानी, किस तरह से चाय का उत्पादन हुआ और हम तक कैसे पहुँची, और साथ में इस यहाँ तक वो कौन कौन से लोग इससे जुड़े। तो हमने देखा यहाँ किसान, मज़दूर, कारखाना मालिक, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी और अंत में उपभोक्ता इससे जुड़े। तो इसी प्रकार से हम कमीज़ का भी यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं। इसका उत्तर ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो आप लिखो, आप कमीज़ का भी उदाहरण दे सकते हो। तो चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये प्रश्न है ना, जो ये आप चित्र देख पा रहे हो, इस प्रश्न में क्या करेंगे हम कि जिस चित्र में विभिन्न नंबर डालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 जो भी है ना, सीरियल वाइज इसको ऐसे चलना पड़ेगा। इस सीरियल से नंबरिंग करेंगे, यूँ आएंगे वापस, ये तीर का निशान है ना, जैसे ऐसे इस तरह से आएंगे हम। तो पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं और फिर जो कथन दिए गए हैं उन कथनों को क्रमानुसार जमाना है। अब ये कथन कौन से हैं, रुई से संबंधित उत्पादन का है। और जब बाज़ार में जो एक कमीज़ आती है, रुई उत्पादन से लेकर बाज़ार में जो कमीज़ आती है, उस दौरान कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, कहाँ कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं, किस प्रकार से वो प्रक्रिया में शामिल होते हैं, उसी प्रक्रिया को यहाँ क्रम अनुसार जमाना है। तो चलो ये पढ़ते हैं। यहाँ 9 कथन दिए गए हैं जिनको सही क्रम में करेंगे, हम सही क्रम में लिखेंगे। 9 कथन हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और कपास की डोडियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर देंगे। ये जो चित्र हैं ये कपास की डोडियों के चित्र हैं, इसमें ये सही क्रम में हम इसको भरेंगे। जो कथन आगे हम पढ़ेंगे ना, उनको सही क्रम में जमाएंगे। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से ही भर दिए गए हैं। अब इसमें सबसे पहले आप जब किताब में देखोगे ना, तो उसमें सबसे पहले 2 कपास की डोडी है ना शुरू की, जैसे ये यहाँ पे 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो इनको वहाँ पहले ही उदाहरण स्वरूप आपको समझाने के लिए पहले ही भरा हुआ दिया गया है। ऐसा आपकी किताब में भी दिया गया है। अब हम कथन पढ़ेंगे, फिर उन कथनों को बाज़ार में जब कमीज आती है उससे पहले क्या क्या प्रोसेस होती है, वो कथन उन्हीं से संबंधित है। अब उन कथनों को पढ़ने के बाद में फिर उनको इस क्रम से हम जमाएंगे। 9 कथन है, 9 कथन को इस तरह से चलेंगे और फिर यहाँ नीचे से यहाँ अंत में ये आएगा। अंत में कथन कौन सा आएगा, ये शुरुआत का कथन कौन सा होगा, ये। तो अब आपके समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया बिल्कुल। तो चलो अब देखते हैं इसके कथन, फिर बाद में देखते हैं इसके उत्तर, क्रमानुसार जमाएंगे उनको। अब कथन 1 है, यहाँ पर कथन 1 है, ये क्रमानुसार नहीं है, इनको क्रम में वहाँ पर जमाना है। उस चित्र में हम रुई के डोडो के जो चित्र है ना, उनमें जमाना है। प्रथम कथन है, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। अब रुई का, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है, तो ये रुई से स्टार्ट हो रहा है। तो कथन
प्रथम पे आएगा या द्वितीय पे आएगा, ये हम देख लेंगे। फिर दूसरा है ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीज़ों को खरीदते हैं। अब देखो ये तो कमीज़ों को तो बहुत ही अंत में ख़रीदा जाता है, उससे पहले तो बहुत सारी प्रोसेस होती है, तो ये उस क्रम में नहीं आएगा, ये बाद में आएगा। व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। अब जिनिंग मिलों पास रुई आती है ना, तो रुई किससे आती है? किसान से आती है, तो पहले इससे पहले क्या लेंगे? किसान को लेंगे। गारमेंट निर्यातक कमीज़ें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। अब उससे पहले तो और भी प्रक्रिया आती है, बुनकरों से ये तैयार कपड़ा लेते हैं, उसके बाद में ही ये क्या करते हैं? गारमेंट निर्यातक कमीज़ें बनाने के लिए व्यापारियों से खरीदते हैं। सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। इस प्रकार से हाँ, हम इनको पढ़ रहे हैं, अब इनको क्रम के अनुसार जमाएंगे। आपको ये पूरी कहानी याद आ रही होगी इन कथनों के अनुसार कि किस प्रकार से रुई से स्टार्ट हुआ और फिर लास्ट में वो कमीज़ बाज़ार में आई। वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीज़ें बेचता है, तो ये कमीज़ें बेचने से संबंधित है, तो ये भी शुरुआत में नहीं आएगी, लास्ट में ही आएगी। सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती है और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि 9 कथन है इसके। फिर है बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। बुनकर क्या करते हैं? तैयार कपड़ा है ना, जो तैयार करके लाते हैं। फिर है जिनिंग मिलें रुई को साफ करती है और उनके गट्ठर बनाती है। तो इस प्रकार से ये कितने कथन है? 9 कथन है। 9 कथनों को अपने को क्रम अनुसार जमाना है कि सबसे पहला काम कौन सा होता है, उसके बाद में कौन सा होता है, फिर उसके बाद में कौन सा, और अंत में जब बाज़ार में एक कमीज़ आती है उसको फिर अंत में देना है। अब यहाँ पर हमने यहाँ इस तरह से क्रम में जमा दिए हैं। अब क्रम देखेंगे, उससे पहले पीछे की स्लाइड में वापस जाकर मैं आपको कथन भी समझा दूंगा कि सबसे पहले क्या काम हुआ। कि यहाँ पर सबसे पहले क्रम में कौन सा है? 1। अब सबसे पहले कथन 1 में क्या है हमारा? स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। तो सबसे पहले तो रुई से संबंधित काम होगा ना भाई। स्वप्ना ने सबसे पहले कच्चा माल किसने पैदा किया? स्वप्ना ने किया, तो उसने रुई व्यापारी को बेची। तो इस तरह से प्रथम नंबर पे ये आए। अब उसके बाद में क्या होगा? वो तीसरे नंबर वाला जो कथन था ना, वो इस यहाँ पर दूसरे क्रम में आएगा। तीसरा ये व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। अब स्वप्ना ने व्यापारी को बेचा, अब व्यापारी किसको बेच रहे हैं? जिनिंग मिलों को रुई बेच रहे हैं। तो हमारा दूसरे क्रम पर कौन सा आएगा? यहाँ पर जो कथन तीसरा था ना, वो दूसरे क्रम पर वहाँ पर आया। अब यहाँ देखो अगला आया 9वें क्रम पर। अगला कौन सा आया? 9वां कथन आया अपना। अब 9वां कथन तो आपके यहाँ ही दे रखा है कि जो व्यापारी ने है ना, जो स्वप्ना से क्या खरीदा था? रुई खरीदा, उसके बाद में किसको दिया? जिनिंग मिलों को दिया। जिनिंग मिलें रुई को क्या करती है? साफ करती है, और फिर उसके क्या बनाती है? गट्ठर। तो ये तीसरे क्रम में हो गया। क्रम अनुसार ही तो जमा रहे हैं हम। उसके बाद में नेक्स्ट क्रम में 7वां कथन आएगा। अब 7वें कथन में देखते हैं, सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती है और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है। अब जिनिंग मिलें, हमने वहाँ पिछले वाले क्रम में देखा था कि जिनिंग मिलें ने क्या किया कि वो व्यापारी से सूत खरीदा, उसके गट्ठर बनाए। अब इनसे सूत कौन खरीद रहा है? जिनिंग मिलों से। इनसे सूत काटने वाली मिलें खरीदती है, सूत गट्ठर बनाए थे ना वो, उससे। फिर सूत के व्यापारी को सूत बेच देती है, सूत के व्यापारी को ये सूत बेच देते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या आया? 5वां नंबर। इसके बाद में क्या होता है? सूत बेच दिया व्यापारी को, सूत काटने वाली जो मिलें हैं। उसके बाद में 5वें नंबर पे क्या है? ये देखते हैं हम 5वें नंबर पे। ये रहा, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। अब जब वो मिलों से व्यापारी सूत खरीद के ले आए, तब उन्होंने कहाँ दिया वो सूत? बुनकरों को दिया। किनको दिया? बुनकरों को। तो ये 5वें नंबर पे ये आ गया। फिर अगला देखते हैं, ये 8वां। अगला क्रम कौन सा है? 8वां, जो कि 8वां यहीं पे है भाई। बुनकरों को जब दे दिया तो बुनकर क्या करेंगे? उसको सूतों से क्या करेंगे? कपड़ा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आया बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। कपड़ा तैयार कर लाए हो और ले आए, बाज़ार में ले आए, रोड के बाज़ार का जहाँ आपने उदाहरण लिया था ना। फिर अगला नेक्स्ट कौन सा है? 4था नंबर का कथन है। 4था नंबर कौन सा है? ये देखते हैं कि गारमेंट निर्यातक कमीज़ें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। अब तैयार कपड़ा बुनकर व्यापारी को वापस बुनकर देते हैं, और उन व्यापारियों से कपड़ा कौन खरीदते हैं? ये गारमेंट निर्यातक। कौन खरीदते हैं? गारमेंट निर्यातक।
अब आगे देखते हैं छठा नंबर, छठे क्रम में आया कथन, ये सेकंड लास्ट है अपना। तो ये देखो छठा, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीज़ें बेचता है। उसके बाद में जब कारखाना में वो कमीज़ें तैयार हो जाती हैं तो वस्त्र निर्यातक उनको कहाँ बेच रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अंत में क्या हो रहा है देखो आप, अंत में ये है कथन 2। अंत में कौन सा कथन आया? कथन नंबर 2। इसका देखते हैं। अब देखो ये इस सीरियल से चले ना, हम इस सीरियल से चल रहे हैं, हम इस सीरियल से चलते हुए इस तरह से आए। तो इस तरह से ये जो बाज़ार में जो रुई के उत्पादन से लेकर कमीज़ बिकने तक की जो प्रक्रिया है, उसी को क्रम अनुसार हमने क्या कर रखा है? जमा रखा है। तो अंत में क्या आया? अंत में हमारे को कपड़े मिलेंगे बाज़ार में, हम खरीदने जाएंगे, तो अंत में आएगा ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीज़ों को खरीदते हैं। अब देखो सबसे अंत में आया ना कि ग्राहक इन कमीज़ों को सुपरमार्केट में खरीदते हैं। तो अंतिम इसकी कड़ी क्या है? हम उपभोक्ता, हम उन कमीज़ों को जो कि सुपरमार्केट में आ गए हैं उनको क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा क्रम हमारा चलता है। अब ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं। अब है शब्द संकलन। क्या है? शब्द संकलन। वही जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि शब्द संकलन कहाँ आते हैं, पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उसके नीचे आते हैं। तो इन शब्द संकलनों में से भी हमारे प्रश्न बन जाते हैं। जिनिंग मिल, हमने वहाँ पर एक वर्ड सुना इस पूरे पाठ के दौरान, जिनिंग मिलें क्या होती है। और साथ में अभी पीछे वाले प्रश्न में भी ये आया था कि वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों के बीज अलग किए जाते हैं और धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं, वहाँ जहाँ पर रुई को साफ किया जाता है और उनके गट्टर बनाए जाते हैं, वो होते हैं जिनिंग मिल। फिर है निर्यातक, वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। अब निर्यातक कौन होता है? जो देश या विदेश के किसी भागों में माल को बेचता है, उसे क्या कहते हैं? निर्यातक। फिर है मुनाफा। अब मुनाफा तो आप समझ ही गए होंगे, आप सबने सुन रखा है। मुनाफा का मतलब सीधा सीधा अर्थ होता है लाभ कमाना। तो यहाँ पर और इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो आमदनी हुई उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद में बचने वाली राशि, यदि खर्चे आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। अब सीधा सीधा अर्थ तो होता है कि मुनाफा का मतलब है लाभ, लेकिन हमारे सारे खर्चे घटाने के बाद में जो शेष राशि बचती है उसे ही क्या कहते हैं? मुनाफा। और अगर राशि नहीं बचेगी तो क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने शब्द संकलन को पढ़ लिया है। पूरा चैप्टर हमारा अध्याय 8 आज समाप्त हो गया है। बाज़ार में एक कमीज़ रुई के उत्पादन से लेकर बाज़ार में उपभोक्ता के उस कमीज़ को खरीदने तक की जो प्रक्रिया है उसको हमने स्पष्ट रूप से समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये जो बाज़ार की यूनिट से संबंधित ये 2 पार्ट थे, हमारे आसपास के बाज़ार और बाज़ार में एक कमीज़, वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है और जो हमारे इस सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का अंतिम अध्याय है, अध्याय नंबर 9, वो जो हमारी फर्स्ट यूनिट थी समानता का जो पार्ट था ना हमारा कांता से संबंधित, उसी यूनिट का यहाँ पर 9वें अध्याय को हम पढ़ेंगे, समानता के लिए संघर्ष। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।